स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ, बोले दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका। सुजीत सिंह और देवेंद्र राणा ने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा, हुए बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुई 5 जवानों सहित एक जेसीओ की मौत, सोमवार सुबह से ही चल रहा है यह ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के घर सीबीआई की छापेमारी, 100 करोड़ के मामले में सीबीआई कर रही जांच। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना के नियमों की उड़ रही धज्जियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख की जयंती के मौके पर कोरोना की वजह से वर्चुअल तरीके से इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की है। अपने इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इसी की एक कड़ी है। स्पेस रिफॉर्म्स के 4 पिलर पर खड़ा है। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की छूट, इनेबलर के तौर पर सरकार की भूमिका, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और आम आदमी के लिए स्पेस सेक्टर को विकास करना है। हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए सामान्य मानव के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा और एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड बनाना है। ये भारत को सुनिश्चित करना होगा कि 20वीं सदी में स्पेस और स्पेस पर राज करने की प्रवृत्ति ने दुनिया के देशों को किस तरह से विभाजित किया। अब 21वीं सदी में स्पेस दुनिया को जोड़ने में खास भूमिका निभाए। एयर इंडिया पर लिया गया हमारा फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। भारत को इनोवेशन का एक नया सेंटर बनाना है। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया सोमवार को बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। एक दिन पहले ही दोनों नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पद से इस्तीफा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमओएस जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र राणा की गिनती होती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए उनका इस्तीफा किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार के पद से हटने के बाद 2011 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष थे। भारत में कोरोना के रूसी टीके स्पुतनिक वी के विनिर्माण के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ करार करने वाली हैदराबाद की हेट्रो फार्मास्यूटिकल समूह पर छापा मारकर आयकर विभाग ने 550 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी है। सीबीडीटी ने शनिवार को बताया कि पिछले दिनों फार्मा कंपनी ने 6 राज्यों में करीब 50 ठिकानों पर छापा मारने पहुंची टीमों ने अलमारियों से 142 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की। इतनी बड़ी रकम देखने के बाद वहां पहुंचे अधिकारी भी दंग रह गए। सीबीडीटी के मुताबिक तलाशी के वक्त कई बैंक लॉकर मिले हैं, जिनमें से 16 चालू हैं। फार्मा कंपनी इंटरमीडिएट, सक्रिय फार्मास्यूटिकल, सामग्री और फॉर्मुलेशन के कारोबार में है और इसके अधिकांश उत्पाद अमेरिका, दुबई, कुछ अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के निर्यात होते हैं। आयकर ने फर्जी और गैर मौजूद कंपनियों से खरीद में भी संगतियां पकड़ी थी। इसके अलावा कुछ फर्जी खर्चे से कृत्रिम महंगाई भी दिखाई गई थी। इसके अलावा ज़मीन खरीद के लिए पैसों के भुगतान के लिए भी कुछ सबूत मिले हैं। वहीं व्यक्तिगत खर्चे, कंपनी के खातों में लिखने और संबंधित पक्षों द्वारा खरीदी जमीन की कीमत, सरकारी पंजीकरण मूल्य से नीचे दिखाने जैसे कई कानूनी मुद्दे भी आयकर टीमों की नजर में आए। सीबीडीटी के मुताबिक छापों के दौरान कई ऐसे ठिकाने भी मिले हैं जहां दूसरे बही खातों और जमा नकदी भी मिली। जांच टीमों ने अपराध साबित करने के लिए डिजिटल मीडिया, पेन ड्राइव व अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं समूह के एसपी और ईआरपी सॉफ्टवेयर से भी डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। कश्मीर जोन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते ऑपरेशन को अभी जारी रखा गया है। वहीं बांदीपोरा के हाजिन इलाके में भी सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है, जिसकी पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। डार बांदीपोरा के शाहगुंड में हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। एसओजी ने केदारनाथ से रविवार को रीट के 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक खुलासा 26 सितंबर को हुआ था, जिसके बाद वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छिप रहा था। पिछले कई दिनों से एसओजी उसकी तलाश कर रही थी, जिसमें उसकी लोकेशन 3 दिनों से उत्तराखंड की थी,
जिसके बाद उसको मध्य प्रदेश से बत्तीलाल के भाई राजेश को गिरफ्तार किया गया था। एसओजी की जांच में खुलासा से पता चला कि बत्तीलाल ने 8.5 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। रविवार को बिहार पंचायत चुनाव में तीसरे चरण की 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतगणना की गई। सोमवार को कई जिलों में बचे हुए मतगणना केंद्रों पर भी मतगणना होगी। बता दें कि कटरमाला पंचायत से रंजू देवी की जीत की घोषणा हुई, जिसके बाद समर्थक जश्न मनाने लग गए। प्रत्याशी संजू देवी जिनकी हार हुई वो घर आई, जिसके बाद फिर घोषणा हुई कि कुछ मतों से संजू देवी ने जीत को हासिल किया है। इसकी खबर मिलते ही रंजू देवी के समर्थकों ने भीड़ को इकट्ठा करके हंगामा करना शुरू कर दिया। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपनी उम्र के अगले साल के लिए अपना एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अपना 79वां जन्मदिन 11 अक्टूबर को मना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ ने अपनी बढ़ती उम्र का जश्न शान से मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपनी एक अनसीन फोटो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया है। फोटो में अमिताभ को कंधे में स्लिंग बैग लेकर चलते देखा जा सकता है। नवरात्र चल रहे हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के बाहर पूजा अर्चना करने वालों की इतनी भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना काल में जब हर रोज ये डर सता रहा है कि जरा सी लापरवाही कहीं दोबारा से हमें घर में बंद रहने को मजबूर न कर दे, ऐसे में मंदिर के बाहर ऐसी भीड़ डर को दुगना कर रही है। बिना कोरोना नियमों का पालन किए हुए लोग एक दूसरे से सट के खड़े हैं, जैसे कभी कोई कोरोना था ही नहीं। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं दिख रहा और 2 गज की दूरी का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मौसम में बदलाव और प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने पर इसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली तैयार है। इसी कड़ी में शीतकालीन कार्य योजनाओं के तहत आज से पराली गलाने के लिए खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत होगी। अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गाँव से की जाएगी। दिल्ली सरकार के पास इस बार 4000 से अधिक एकड़ क्षेत्र में पराली गलाने के लिए घोल के छिड़काव की तैयारी है। मंत्री गोपाल राय के मुताबिक जिन किसानों ने अपने खेत में बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की मांग की है, उनके खेतों में सोमवार सुबह से छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा। पिछले साल करीब 2000 एकड़ एरिया में छिड़काव किया गया था, जबकि इस बार सरकार के पास तैयारी अधिक है। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद से किसान इसके परिणाम को लेकर काफी उत्साहित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है। देश भर में 100 का आंकड़ा पार कर चुके पेट्रोल के दाम ने जनता की जेब पर सेंध लगाई है। भारत के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर बिक रहा है। वहीं अब डीजल की कीमत भी शतक पार पहुंच रही है। भारत बाजार में वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला आज यानी 11 अक्टूबर को भी जारी रहा। पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गया। इसके साथ ही गांधीनगर और लेह में भी डीजल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इससे पहले मुंबई में डीजल शतक पार कर चुका है। बता दें कि अक्टूबर माह में दोनों के ईंधन के भाव में हर दिन 30 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी होने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कोयले की कमी से जूझ रहे पंजाब में ब्लैकआउट के आसार पर नवजोत सिंह सिद्धू फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सिद्धू ने कहा कि 30 दिनों का कोयला स्टॉक नहीं करने वाले निजी थर्मल प्लांटों पर जुर्माना लगाना चाहिए। साथ ही सिद्धू ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अब निजी थर्मल प्लांटों पर निर्भरता कम करते हुए मुख्यमंत्री को तेजी से सोलर बिजली खरीद के समझौते करने चाहिए। बता दें कि पंजाब में बिजली के मुद्दे पर इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू मुखर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही भाजपा और अकाली सरकार के निजी बिजली खरीद समझौतों को रद्द करने की वकालत की। कैप्टन जब मुख्यमंत्री थे तब सिद्धू ने समझौतों को रद्द नहीं करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब कैप्टन नहीं है तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू के सवालों से घिरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आम लोगों को जो बिजली 3 से 5 रुपए यूनिट मिलनी चाहिए थी, उसके लिए वे 11 रुपए प्रति यूनिट चुका रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों पंजाब में थर्मल प्लांटों में कोयले संकट उत्पन्न हो गया है। इसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। बिजली संकट के बीच रविवार को फिर सिद्धू सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने ट्वीट कर निजी बिजली खरीद समझौतों पर कहा कि सरकार को इन समझौतों की निगरानी और निपटने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले थर्मल प्लांटों के खिलाफ सरकार को जुर्माने की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार को सोलर बिजली खरीदने पर भी जोर दिया। पुलिस की सख्त पहरे के बीच रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बड़े बेटे नवजीत सिंह की शादी
अमलाला की सिमरनधीर कौर के साथ गुरुद्वारा श्री साचा धन साहिब में बिल्कुल साधारण अंदाज में हुई। अपने बेटे नवजीत सिंह के विवाह की खुशी में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर से निजी कार चलाकर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। शादी होने के बाद अपनी निजी कार से ही घर लौटे। विवाह कार्यक्रम में पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और कई लोग पहुंचे और नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह घुगी के अलावा कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी विवाह समारोह में पहुंचे। शादी में पहुंचे मेहमानों के लिए गुरुद्वारा साहिब के अंदर लंगर का इंतजाम किया गया था। नव दंपति को आशीर्वाद देने वाले प्रत्येक मेहमान लंगर खाकर वापस लौटे। खास बात यह रही कि सीएम ने अपने बेटे की शादी को बिल्कुल सादे रीति रिवाज के साथ संपन्न किया और गुरुद्वारा साहिब में आने वाले मेहमानों के चलते शहरवासियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं में जोश भर गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को अब मात्र 4 माह का समय शेष रह गया है। यह सुनिश्चित करें कि चुनाव तक युवा मोर्चा को हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर फैसले जनता के हित में ले रही है। जल्द ही सभी फैसले धरातल पर उतरेंगे। युवाओं के भविष्य को लेकर सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। अब डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का काम युवाओं के कंधे पर है। गोपेश्वर में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उत्तराखंड का सपना तभी पूरा होगा जब युवा मजबूत होगा। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। साथ ही कहा कि स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जिम सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस दौरान भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने मोर्चा के पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान दिया। इस मौके पर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री वैभव, प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, प्रदेश सह संयोजक मोहन नेगी, दीपक भट्ट आदि मौजूद थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बीच आ रहे अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की घटना से तुरंत निपटा जा सके। बता दें कि फरीदाबाद से गुजर रहे बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लिंक रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत बाईपास रोड को चौड़ा कर 12 लेन किया जा रहा है। इसके लिए NHAI ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सड़क के दोनों तरफ 70-70 मीटर की जगह मांगी है। कुछ जगह तो NHAI को मिल गई है। वहां फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सेक्टर 37 से बल्लभगढ़ तक अधिकांश जगहों पर सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे हैं, जहां लोगों ने घर बना रखे हैं, शोरूम खोल रखे हैं। इन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। इससे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में रुकावट आ रही है। एक सप्ताह पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी बाईपास रोड पर तोड़फोड़ के लिए पहुंचे थे। सेक्टर 17 के पास लोगों के विरोध के कारण बिना तोड़फोड़ के खाली हाथ वापस लौट गया। HSVP के सर्वे विभाग कनिष्ठ अभियंता प्रेम प्रकाश ने बताया कि लोगों को घरों को खाली करने का आदेश दिया था, वह समय समाप्त हो गया है। एक्सप्रेसवे के बीच आ रहे अवैध कब्जों को खाली करने के लिए सोमवार से तोड़फोड़ अभियान शुरू किया जा रहा है। सेक्टर 17 से तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। दक्षिण पश्चिम जिला की वाहन चोरी निरोधक शाखा ने सागरपुर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 2 मालिकों समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। आरोपी बजाज फिनसर्व के नाम से लोन देने का झांसा देकर ठगी करते थे और अब तक 1000 लोगों को शिकार बना चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार मालिकों की पहचान सागरपुर निवासी प्रिंस और कुतुब विहार निवासी राहुल के रूप में हुई है। 3 पार्टनर इस फर्जी कॉल सेंटर को चलाते थे। एक मालिक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 7 अक्टूबर को पुलिस को सागरपुर में RVK टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कॉल सेंटर के चलने की जानकारी मिली थी, जिसमें लोगों को बजाज फिनसर्व के नाम पर 7% ब्याज पर व्यक्तिगत लोन देने का झांसा दिया जाता था। सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस ने छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 14 मोबाइल फोन, मैसेज के लिए इस्तेमाल 1 मोबाइल फोन और नोटपैड जिस पर पीड़ितों का विवरण रखते थे, एक डेस्कटॉप, लोन स्वीकृति के फर्जी कागजात और एक रजिस्टर बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान कॉल सेंटर के मालिक प्रिंस ने बताया कि वह 10वीं तक पढ़ा है।
साल 2016 में जनकपुर स्थित एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसका एक टीम लीडर था जो लोन देने के नाम पर ठगी करता था। हैदराबाद पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और मालिक अमरचंद केसरी को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से सेंटर बंद हो गया। फिर 2020 में एकांत, राहुल और सन्नी के खोले गए एक कॉल सेंटर में वह कॉलिंग एजेंट के रूप में काम करने लगा। 5 महीने तक काम करने के बाद सन्नी से उसकी लड़ाई हो गई और उसने काम छोड़ दिया। लोन और बीमा प्रक्रिया के सारे तरीके सीखने के बाद उन लोगों ने मार्च 2021 में सागरपुर में कॉल सेंटर खोला। राहुल ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2011 में उसने द्वारका कोर्ट में मुंशी का काम शुरू किया। कम वेतन के कारण 3 महीने में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मायापुरी में एक कॉल सेंटर में 3 साल तक टेलीकॉलर का काम किया। वर्ष 2020 में वह स्कूल के दोस्त एकांत के संपर्क में आया और उसके कॉल सेंटर में काम करने लगा। बाद में उसने राहुल, प्रिंस और एक अन्य सहयोगी के साथ अपना फर्जी कॉल सेंटर खोला। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 172 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 11,720 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं देहरादून में 5 और पिथौरागढ़ में 1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,668 हो गई है। इनमें से 3,29,991 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,396 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर 96.2% और संक्रमण दर 0.5% दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश में अब तक 96% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 43% को दोनों डोज लगाई जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने दिसंबर तक प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन होने के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 60,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगानी होगी, लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 25 से 30,000 वैक्सीन डोज लग पा रही है। प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 2,000 केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगाई जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार दोपहर शीतकाल के लिए बंद हो गए। रविवार सुबह से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन शुरू हो गया, जो दोपहर तक चला। उसके बाद इस साल की अंतिम अरदास हुई। फिर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया गया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए विशेष बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में दरबार साहिब से सचखंड साहिब में लाया गया। इसी के साथ दोपहर के समय हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंदी को लेकर शनिवार को 2200 से अधिक श्रद्धालु गोविंद घाट और घांघरिया पहुंच चुके थे, जो रविवार को हेमकुंड साहिब पहुंचे और इस साल की अंतिम अरदास में भाग लिया। 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। बता दें कि कोविड के चलते इस साल 18 सितंबर से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई। उसके बावजूद यहां पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। जानकारी देते हुए हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि ज्यादा ठंड और बदलते मौसम को देखते हुए ट्रस्ट ने 10 अक्टूबर को कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया कि कपाट बंदी के दौरान ट्रस्ट के प्रधान सरदार जनक सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार रविंदर सिंह सहित सेना की इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे।